हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। 9th क्लास के अंदर मैथ्स में हमारा चैप्टर चल रहा है लाइंस एंड एंगल ज्योमेट्री का, जिसके अंदर हमने अब तक 6.1 और 6.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। उसके बाद हमने अब स्टार्ट किए हैं थ्योरम्स, ठीक है ना। थ्योरम के अंदर हमने कल 6.1 वाला थ्योरम किया था, आज हम करेंगे 6.2 वाला थ्योरम, ठीक है। 6.2 वाला थ्योरम एंड 6.3 वाला थ्योरम दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, ठीक है ना, रिवर्स है। आप एक को अच्छे से समझे, आपको दूसरा समझ में आएगा। दूसरी बात की बुक आप जब भी आप लेक्चर्स रीड कर रहे हैं, जब आप लेक्चर चल रहे हैं, तब आप देख रहे हैं, तब आप बुक को अपने पास जरूर रखें, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर जो चीजें हैं आपको दे रखी है अच्छे से। चलिए, थ्योरम 6.2 का स्टेटमेंट कुछ तरह से है। इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। दो पैरेलल लाइन, देखो पहली बात तो मैं आपको ये समझाता हूँ, थ्योरम के लिए हमेशा के लिए आप समझिएगा, मैक्सिमम थ्योरम वगैरह जो भी आगे पढ़ेंगे ना, सारे चैप्टर्स के लिए, 5 चैप्टर के लिए, 6 चैप्टर्स के लिए, उन सभी के लिए थ्योरम के अंदर क्या गिवन है और क्या पूछा गया है, ये आइडेंटिफाई करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आपको स्टेटमेंट को ढंग से रीड करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। आपको स्टेटमेंट के अंदर गिवन क्या है और फाइंड क्या करना है, या फिर हमको प्रूफ क्या करना है, वो दो चीजें आपको डिस्टिंग्विश करना आना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दे रखा है, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस, ठीक है ना। तो दो पैरेलल लाइन आपको दे रखी कि दो कोई लाइन है जो पैरेलल है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं भाई दो लाइन कोई है पैरेलल, एक लाइन ये रही, एक लाइन ये रही, ठीक है। हम नाम दे देते हैं लाइनों के ए बी सी डी, ठीक है। आगे बोला है, अब एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम इस तरह से किसी ट्रांसवर्सल लाइन को बना सकते हैं। आप इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस ट्रांसवर्सल लाइन का नाम दे देते हैं हम पी क्यू, सही बात। आगे बोला है, देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल। अब ये जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है ना, ये हमको पूछा गया, ठीक है ना। प्रूफ दैट बोला है, थ्योरम है, ठीक है ना। थ्योरम के आगे प्रूफ दैट तो नॉर्मल सी बात है। देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आर इक्वल इज इक्वल, ठीक है ना। आपको पूछा गया है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का जो पेयर है वो इक्वल होगा। क्वेश्चन समझ में आया कि दो पैरेलल लाइन हमको गिवन है, एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, हमको ये प्रूफ करना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो है ना वो इक्वल होते हैं। तो पहले तो हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता क्या है, ठीक है ना। तो आप देखिए, पहली बात तो इंटीरियर मतलब ये अंदर वाले, तो लाइन के अंदर जो ये 4 एंगल्स बन रही है इंटीरियर एंगल से, तो आपको क्या प्रूफ करना है कि भाई ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, या फिर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है। बस समझ में आ रहा है, मतलब एंगल ए, अब नाम देते हैं इसको O पॉइंट और इसको R पॉइंट, ठीक है। अब देखिए AOR ये वाला एंगल इज इक्वल टू DRO, बस समझ में आ गई। ये हमको प्रूफ करना है कि भाई ये दोनों एंगल बराबर होंगे। अगर दो लाइन पैरेलल है तो उसके इंटीरियर एंगल्स बराबर होंगे, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलिए, तो फर्स्ट थिंग जो है गिवन, बहुत अच्छे तरीके से बेटा थ्योरम जब भी आप लिखते हैं तो पूरी तरह से हम जो प्रोसीजर फॉलो करते हैं उसी प्रोसीजर से चले, डायरेक्ट आपको नहीं करना। हिट एंड ट्राई मेथड आपकी अभी तक की कोई काम का नहीं है, इसलिए जब तक आप बोर्ड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जब भी किसी भी कितना भी क्वेश्चन आपको सिंपल दिख रहा है, फिर भी उसको अच्छे तरीके से प्रोसीजर से लिखें बेटा, ठीक है ना, और लिखना सीखें, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या गिवन है थ्योरम के अंदर, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। कोई भी दो लाइन थी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, एबीसीडी कोई जरूरी नहीं, कोई और भी नाम आप दे सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे क्या बोला गया है, हमको क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ क्या करना है हमको कि कोई भी दो इंटीरियर एंगल का पेयर जो है वो इक्वल होता है, ठीक है ना। किसी भी एक पेयर को करें, दो पेयर साथ में करने की कोई जरूरत नहीं। हम एक पेयर ले लेते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि एंगल AOR इज इक्वल टू एंगल DRO, ठीक है। आप एंगल को 1 2 3 नाम देके करें तो भी सही है, कोई दिक्कत की बात बेटा नहीं है, ठीक है ना। चलिए, एंड या फिर और एंगल BOR इज इक्वल टू एंगल CRO, ठीक है ना। इन दोनों में से किसी एक को आप और लगा के प्रूफ करें, एंड लगा के प्रूफ करें, दोनों सही, ठीक है ना। क्योंकि अगर एक प्रूफ हो जाएगा तो दूसरा अपने आप प्रूफ हो जाएगा। पहली बात आप और एंड के अंदर मतलब समझिए, ठीक है ना। ये मैथ्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज आगे जाकर अपने काम आएगी। और का मतलब है कि इन दोनों में से कोई भी एक सही है तो हमारा पूरा जो स्टेटमेंट है वो सही है। लेकिन अगर एंड लगा है मतलब कि ये भी सही होना चाहिए और ये भी सही होना चाहिए, बात समझ रहे आप। ये और एंड का मतलब होता है, बहुत बड़ा खेल है ये। आप ऐसे समझ रहे हैं कि अभी और एंड ऐसे लिखा है, ऐसे ही नहीं लिखा है।
11th से जब आपकी IIT और नीट के सॉरी IIT के लिए जब प्रिपरेशन करेंगे आप मैथ्स में, तभी एंड और आप देखिए अच्छे तरीके से खेलता है, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से समझे कि और का मतलब होता है कि कोई दो चीजों के बीच में से कोई भी एक, या तो ये या तो ये, ठीक है ना। हिंदी में बोलते हैं या तो ये वाला या फिर ये वाला, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको एंड लिखा है मतलब ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए, ठीक है ना। अब आप सोचिए कि अगर आपने एक इंटीरियर एंगल का अगर आपने पेयर प्रूफ कर लिया किसी भी एक में से, तो अपने आप ये दो पैरेलल लाइंस के बीच का इंटीरियर एंगल प्रूफ हो जाएगा ना। तो अपने आप ये वाला एंगल तो प्रूफ हो जाएगा, दूसरा वाला एंगल तो अपने आप प्रूफ हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पे और लगाया, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं प्रूफ। तो सबसे पहली बात जो आप समझे कि 3 स्टेप आपको हमेशा किसी थ्योरम के लिए लिखने हैं, आगे और सीखेंगे धीरे धीरे। अब हम करते हैं प्रूफ। प्रूफ के लिए हम पहले कुछ जो इन्फॉर्मेशन है दे रखी है उनको भी इकट्ठा करते हैं और देखते हैं हम किस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, जब भी आपको थ्योरम के अंदर जो गिवन है वो दे रखा है वो तो दे रखा है, लेकिन जो प्रूफ करना है उसके अलावा जितनी तरह की थ्योरम से वो सारी आप यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इसके अलावा हमने बहुत सारे एंगल्स पढ़े हैं ना, वो इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। ये सारे एंगल्स की आप थ्योरम वगैरह यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए हमने एक तरह के एंगल पढ़े थे, जैसे कि हम किस तरह से इसको फाइंड कर सकते हैं, पहले वो देख लेते हैं तरीका। देखो, हमको जो चीजें चाहिए ना वो आप किस तरह से समझेंगे कि भाई आंसर हमको कैसे पता चलेगी, भाई ये वाला एंगल ले, ये वाला एंगल ले, थ्योरम को किस तरह से प्रूफ करें। तो अलग अलग मेथड से, ठीक है। समझिए आप देखिए कि आपको क्या प्रूफ करना है। आपको ये प्रूफ करना है भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ठीक है ना। ये चीज आपको प्रूफ करनी है। तो आप जो थ्योरम प्रूफ कर रहे हैं उसके अंदर ये दोनों चीजें तो कम से कम एटलीस्ट आनी चाहिए, समझ रहे चीज, ये वाला और ये वाला तो आना ही चाहिए उसके अंदर, ठीक है। तो देखिए हम क्या करते हैं, इससे एक दो इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन को सोल्व करके निकाल लेते हैं आंसर। चलिए, तो हम कहते हैं कि ये वाला एंगल जो एंगल OAQ वाला या फिर OAQ वाला पूरा एंगल ये वाला और ये वाला एंगल, अब आप याद कर लीजिए मैं कौन सा एंगल कह रहा हूं, एंगल ये और एंगल ये दोनों एंगल बराबर है। मैंने बोला मतलब मैंने लिखा कि एंगल AOQ इज इक्वल टू एंगल CRQ। एंगल AOQ इज इक्वल टू एंगल CRQ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। बोल गए सारी चीजें, करस्पॉन्डिंग एंगल्स याद है आपको। याद है, भूल गए। दो पैरेलल लाइंस से अगर एक लाइन डिसाइड करती है तो एक ही साइड के एक को छोड़ के, एक लाइन को छोड़ के दूसरे वाला एंगल, जैसे ये वाला एंगल इसके करस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ठीक है ना, ये आपको एंगल दिख रहा है, ये वाला ऊपर वाला इस एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये जो रिमेनिंग वाला एंगल है वो इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना। याद है आपको चीज, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं भाई ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग है, और हम जानते हैं कि दो पैरेलल लाइन को जब एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो दो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। ये इसको हम इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। आप और भी किसी भी तरह का मेथड बेटा यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी दिक्कत जो इन थ्योरम्स को पढ़ते टाइम आपके दिमाग में आती है या मैथ्स या फिजिक्स सॉल्व करते टाइम दिमाग में आती है कि सर आपने जो मेथड किया है हम वो का वो करें। कोई जरूरी नहीं बेटा, जो आपके दिमाग में लगता है ना, मैथ्स बेटा ऐसा खेल है कि आपको दिमाग में जो पहले मेथड स्ट्राइक करता है उससे आप करें, आपका सॉल्यूशन हमेशा सेम आएगा। मैथ्स में कभी 1000 मेथड से भी सॉल्यूशन हमेशा लास्ट में एंड में सभी एक ही जगह पे आते हैं, ठीक है ना। हर किसी का अलग वे है करने का। आप क्वेश्चन को किसी और तरीके से सोच सकते हैं तो आप उससे करें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे दिमाग के अंदर पहली चीज आती है भाई ये दोनों एंगल आपको दिख रहे हैं और जो चीजें आपको चाहिए ना वो एटलीस्ट क्वेश्चन के अंदर आनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसे नहीं हवा में कुछ भी बातें करें हम, इसका वर्टिकल एंगल इसको ले ले, इसका वर्टिकल एंगल इसको ले ले, सब करते ही जा रहे क्वेश्चन को 4 पेज के अंदर, सॉल्यूशन आ ही नहीं रहा है। ऐसा नहीं, सोच समझ के देखें चीज को। और कुछ थ्योरम्स जो है हमको याद भी करनी पड़ती है, थ्योरम की चीज है तो, ठीक है ना। तो अब देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया, करस्पॉन्डिंग एंगल। चलिए दूसरी चीज हम देखते हैं कि या तो आप ये वाला अल्टरनेट वर्टिकल एंगल ले लीजिए, क्यों, क्योंकि इसके अंदर ये वाला एंगल आ जाएगा, या फिर आप इन दोनों को वर्टिकली अपोजिट एंगल कंसीडर कर लीजिए, ठीक है ना। बात समझिए, आप किसी भी एक को ले लीजिए। हम ये करते हैं कि ये वाला एंगल को उसके बराबर कर देते हैं। ये बेटा आर एंगल नहीं है, ये आर पॉइंट है, ठीक है ना, प्लीज ध्यान रखिएगा, ये आर पॉइंट है, ठीक है। दूसरी इक्वेशन हम किस तरह से बनाते हैं, हम ये कहेंगे एंगल CRQ इज इक्वल टू एंगल ORB है, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो हमने लिखा कि एंगल CRQ इज इक्वल टू के अंदर कौन सा एंगल है, ORD लिख देंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। क्या कहते हैं, सही लिखा है, ठीक है ना। ये वाला एंगल इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है ना। अब देखिए ये इक्वेशन हमारे पास में थी फर्स्ट वाली और इसको नाम देते इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से दोनों इक्वेशन के अंदर देखिए कि आपको CRQ
और सी आर क्यू एंगल दोनों के अंदर मिल रहा है। मतलब सी आर क्यू वाला एंगल जो ए ओ क्यू के बराबर भी है और जो सी आर क्यू वाला एंगल है वो ओ आर डी के भी बराबर है। इट मीन्स कि कुल मिला के इन दोनों इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। समझ रहे बात को, ठीक है ना। उससे देखते हैं आगे। और भी आप इससे ऐसे भी कर सकते हैं, सेकंड वाली इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल लेके, तब भी आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, बात समझ रहे। चलिए आगे कर लेते हैं, इसको नोट कर ले यहां तक। कर लिया नोट। सो आगे हम बोलेंगे बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या कंक्लूजन मिला कि सीआरडी वाला जो ये वाला एंगल था ए ओ क्यू वाला एंगल ए ओ क्यू, अच्छा ए ओ क्यू वाले एंगल को आप ए ओ आर वाला एंगल भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, इसमें कोई, क्योंकि एक ही लाइन है। ठीक है ना, तो इसमें घबराना नहीं आप। इज इक्वल टू एंगल बी आर ओ या फिर ओ आर बी, जैसे हमने सीक्वेंस में लिखा था। और आप देख लीजिए दोनों में से एक पे ये वाला एंगल इसके हमने बराबर प्रूफ कर लिया, मतलब दो इंटीरियर, और यही कौन सा है, इंटीरियर एंगल है कि नहीं। ठीक है ना, तो हमने ये प्रूफ कर लिया जो हमको पूछा गया था कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वो बराबर होते हैं। हमने प्रूफ कर लिया। ठीक है, एक प्रूफ कर ले, दूसरा आप सिमिलरली लिख के लिख सकते हैं। ठीक है, आगे लिख भी ले सिमिलरली। Similarly, angle BOR is equal to angle CRA. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, नोट कर ले फटाफट। चलिए बेटा आगे चलते हैं। अब मैंने आपको अभी बोला कि जो नेक्स्ट वाला थ्योरम है 6.3 वाला थ्योरम, ये 6.2 का उल्टा है, रिवर्स है। कैसे उल्टा है भाई? 6.2 वाला स्टेटमेंट ये था कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है और उसको कोई तीसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है तो आप कहते हैं कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, ये प्रूफ करना था। अब इसका आप खुद उल्टा बनाइए कि अगर दो कोई भी लाइंस है, उसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और उन दोनों के बीच बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, तो फिर आपको ये प्रूफ करना है कि दोनों लाइन कैसी है, पैरेलल है। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है ना। तो एक तरह के क्वेश्चंस को किस तरह सॉल्व करते हैं देख लीजिए। थ्योरम है 6.3। अब देखिए आपको बुक में भी ये थ्योरम का डेरिवेशन नहीं दे रखा है, क्यों? क्योंकि सिमिलर चीज है, हम फिर से उस तरह से ही करेंगे जैसे पहले किया। ठीक है, इफ अ ट्रांसवर्सल intersect two lines such that, अब two lines ही बोला है, पैरेलल नहीं बोला है, two lines such that a pair of alternate interior angles is equal then the two lines are parallel। अब इस बार क्या गिवन है आपको? ये गिवन है कि अल्टरनेट एंगल बराबर है और आपको क्या प्रूफ करना है कि दोनों लाइन पैरेलल। बात से समझ में आ रही है आपको? ठीक है ना। चलिए, तो आप पहली बात तो डायग्राम किसी भी तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते। हम तो लाइन्स के फिर से वही नाम दे रहे हैं, ABCD, कोई दिक्कत नहीं। इसको कोई लाइन फिर से वही इंटरसेक्ट कर रही है, इसको नाम ले देते हैं MN। इस पॉइंट को नाम ले देते हैं P, और इसको नाम ले देते हैं Q। कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, किसी भी तरह का नाम आप दे सकते हैं। अब देखिए, अब आपको क्या बोला गया, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू सच। अब देखिए इस बार आपको क्या गिवन है, गिवन इसमें बस यही चीज है कि आपको क्या पता है गिवन है, अब क्या आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, बस इतना सा खेल और कुछ नहीं इसके अंदर। आपको गिवन है कि अल्टरनेट दो लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, किसी भी दो लाइन को, और उसके बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं। अब आप खुद समझ लीजिए कि जो हमने थ्योरम, जो हमने स्टेटमेंट अब तक पढ़ते आए कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो और उनको तीसरी को लाइन इंटरसेक्ट करती है तो उनके अंदर बनने वाले अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बराबर होते हैं। ठीक है ना। इसका उल्टा भी आप बोल सकते हैं कि अगर किसी दो लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है
और उसके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगर बराबर है तो दो लाइंस कैसी होगी, पैरेलल होगी। दोनों बातें सही, ठीक है ना। आप तो हमको सेकंड वाला स्टेटमेंट पूछा गया। इस बार हमको गिवन क्या है कि एंगल ए पी, ये पी और ये क्यू, ठीक है ना। एंगल ए पी क्यू बोले आप, एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू क्या है, डी क्यू आर, ये वाला एंगल डी क्यू आर, ये आपको प्रूफ करना है। और आप ये वाला एंगल भी ले सकते हैं, और ये वाला एंगल इसके बराबर, ठीक है ना। सो एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू है एंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू में एंगल सी क्यू ए, सी क्यू पी, सॉरी सी क्यू पी वाला, ठीक है ना। बस समझ में आ गया आपको। ये दोनों एंगल में से किसी एक को प्रूफ कर ले, एक पेयर को, आपको लाइंस पैरेलल मिल जाएगी। अच्छा, ये तो गिवन था। क्या प्रूफ करना है हमको, प्रूफ करना है AB इज पैरेलल टू CD। ये इस बार हमको प्रूफ करना है, थोड़ा सा उल्टा दे रखा है, ठीक है। आगे चलिए डेरिवेशन कर लेते हैं। प्रूफ के अंदर देखिए, आप सेम मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए हम वर्टिकली अपोजिट एंगल जैसे पहले किया वैसे ही कर लेते हैं। तो इस बार हमको गिवन चीज है कि अगर दो लाइन, अब ये लाइन सेट कर दी थी, ये वाला एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, और दूसरा हमको ये वाला एंगल इसके बराबर दे रखा है, सही। तो आप निकालिए इससे वैल्यूज हम किस तरह से निकाल सकते हैं, कोई ट्रायंगल से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और भी अच्छा मेथड एक और है कि अगर आप ये प्रूफ कर ले कि जो को इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180, सही बात ना। तो इन दोनों का सम अगर आप 180 प्रूफ कर ले तो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे बात को। इन दोनों का सम आप कितना कर ले, 180 कर ले, तभी वो आंसर सही है, ठीक है। चलिए सो हम किसी भी तरह से करते हैं, हम इस तरह से करते हैं कि एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल एम पी बी, एंगल एम पी बी। रीजन दूसरा भी लिख लेते हैं, दूसरे वाले एंगल को भी साथ में लिख लेते हैं। एंड एंगल सी क्यू एन, एंगल सी क्यू एन, ये वाला एंगल इसके बराबर है एंगल पी क्यू डी, ठीक है ना। इस वाला एंगल की ये वाला एंगल बराबर है, वर्टिकल अपोजिट एंगल को बराबर लिखा। दोनों के लिए रीजन क्या आ जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। इन दोनों केस के अंदर वर्टिकली अपोजिट एंगल दोनों के लिए बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, ठीक है। दूसरी बात, हमको क्वेश्चन के अंदर हमको ये अल्टरनेट एंगल भी बराबर दे रखे, ये भी गिवन है। सो सेकंड इक्वेशन हमको क्या दे रखी है, इक्वेशन फर्स्ट, इसको नोट कर ले एक बार के लिए। अब देखिए आगे चलते हैं, ये तो आपने प्रूफ कर लिया। और इसके बाद हम इक्वेशन सेकंड नंबर लिखते हैं। सेकंड नंबर इक्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमको गिवन है वही लिख लेते हैं कि गिवन क्या चीज है, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल पी क्यू डी, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये हमको गिवन है, ठीक है। इसको इक्वेशन सेकंड नाम देते हैं। और फर्स्ट वाली इक्वेशन के अंदर आपने क्या लिखा है कि ये वाला एंगल इसके बराबर है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं फिर से लिख लेता हूं कि एंगल ए पी क्यू ये किसके बराबर है, इस वाले एंगल के। इस वाले एंगल का नाम क्या है, एंगल एम पी बी, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन थी। अब आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे, इसको भाई ये भी ए पी क्यू है, ये भी ए पी क्यू है, इन दोनों को बराबर कर ले, तो आपको फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से क्या मिलेगा, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड we will get PQD is equal to एंगल MPB। अब देखिए ध्यान से, PQD, PQ और D ये वाला एंगल, दिस वन एंगल
इज इक्वल टू एम पी बी, मतलब इस वाले एंगल के बराबर है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमने बराबर प्रूफ कर लिया। अब आप याद कीजिए कि ये कौन से एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। याद आगे कि अगर दो लाइन पैरेलल होती है सिर्फ उसी केस के अंदर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। मतलब अगर आपने इस वाले एंगल को इसके प्रूफ किया है, इट मींस कि ये ए बी वाली लाइन जो है वो सीडी के पैरेलल है। मैंने आपको बताया था कि जब हमने 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट की उससे पहले हमने 4 तरह के एंगल्स किए थे, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल। याद है आपको 4 तरह के मेन एंगल्स। अब वो 4 तरह के एंगल्स हमने पहली कंडीशन यही लिखी थी कि अगर एपी, हमने दो लाइन इस तरह से लिखी थी कि एम लाइन एन के पैरेलल है, ठीक है, इस तरह से हमने लिखा था, और एल वाली लाइन जो थी वो इंटरसेक्ट कर रही थी। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन जो मस्ट थी वो ये थी कि एम लाइन मस्ट बी पैरेलल टू एन लाइन। और उसी केस के अंदर वो 4 की 4 जो बातें हैं वो ट्रू है कि भाई ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बराबर होंगे, और को इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। याद है आपको? ये तभी ट्रू है जब ये दोनों लाइन पैरेलल है। अगर लाइन पैरेलल नहीं है तो वो सारी चीजें ट्रू नहीं है। इसका उल्टा भी हम कह सकते हैं कि अगर ये सारे एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया, ये वाला एंगल इसके बराबर आ गया, या फिर आपने किसी एक अल्टरनेट पेयर के एंगल को अगर प्रूव कर लिया कि भाई अल्टरनेट पेयर अगर इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि दोनों लाइंस कैसी है, पैरेलल है। तो हमने ये प्रूव कर लिया कि दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, तो आप क्या बोलेंगे, हेंस AB पैरेलल टू CD, हेंस प्रूफ, हेंस AB पैरेलल टू CD। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल एक के केस के अंदर इक्वल होते हैं पैरेलल लाइंस के केस में। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे चलते हैं। अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन वो ये कि सर ये अभी आपको मैं 6.1 से लेके 6.8 तक थ्योरम कराऊंगा, 8 थ्योरम है, ठीक है। ईच चैप्टर के अंदर आप ऐसे मान के चलिए कि 8-10 थ्योरम्स आएगी। अब सर इतनी सारी थ्योरम्स का हर थ्योरम का मेथड कैसे याद करें? तो बेटा प्रैक्टिस, आप एक थ्योरम को एटलीस्ट 5 बार लिखें। जैसे एक थ्योरम आपने लिखी उसको 5 बार अच्छे से समझे, फिर से लिखें, फिर से समझे, तो आपको उसका मेथड और पैटर्न एक बार समझ में आ जाएगा कि भाई इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करते हैं, सॉरी इस थ्योरम को इस तरह याद करते हैं। फिर आप उस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे तो उसको भी आप कर पाएंगे, ठीक है ना। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। चलिए अगली थ्योरम देख लेते हैं, थ्योरम 6.4। थ्योरम 6.4 के अंदर किस तरह से कह रहा है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस। अब बोला है कि एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही, तो पैरेलल लाइन गिवन है, देन ईच पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। स्टेटमेंट लिख लिया आपने, ठीक है, बुक सभी के पास है। हमको ये बोला गया है, ये बोला गया है कि दो लाइन को पैरेलल है, ठीक है ना, और एक लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है इस तरह से, ये ए बी, ये सी डी, ये एम एन, ये वाला पॉइंट है क्यू और ये वाला पॉइंट है पी। बात समझ में आ गई? दो लाइंस पैरेलल है, ए बी पैरेलल टू, तुमको क्या गिवन है? सबसे पहले हम बात करें, गिवन है ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है ना, पहली बात तो ये गिवन है। दूसरा आपको ये बोला कि ये दोनों लाइन पैरेलल है, और आपको ये बोला गया कि एक इस लाइन के एक ही साइड बनने वाले इंटीरियर एंगल्स। अब इस लाइन के पहले तो बात करें इंटीरियर एंगल्स, इंटीरियर एंगल दो पैरेलल लाइन के बीच में बनने वाले एंगल्स होते हैं, ठीक है ना। अब ये और ये जो 4 एंगल्स जो इंटीरियर एंगल्स है, अब कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और कौन से एक साइड वाले एंगल है, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मतलब दिस एंगल एंड दिस एंगल आर को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है, जानते हैं हम। उसने ये बोला क्वेश्चन के अंदर को इंटीरियर नाम नहीं लिया, उसने बोला है कि इस लाइन के एक ही साइड बनने वाले एंगल्स इंटीरियर एंगल्स, इन दोनों का सम जो है वो 180 होता है। हमको ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। सो टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए पी क्यू प्लस में एंगल सी क्यू पी, एंगल ए पी क्यू एंड एंगल सी पी क्यू, इन दोनों का सम कितना है? 180। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। बात समझ आएगी? ठीक, करेंगे फिर।
180 मतलब सप्लीमेंट्री बोला है ना, सप्लीमेंट्री का मतलब समझते हैं ना, भूल गए, कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स, दो एंगल का पेयर जिनका सम 90 होता है उनको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 50 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? 30, बात समझ रहे, सॉरी 40, 50 का कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा है? 40। मतलब आपको अगर किसी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछा है मतलब उसमें से उसको 90 में से माइनस कर देंगे। इसी तरह से अगर दो पेयर्स का, दो एंगल्स का सम अगर 180 है तो उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। 120 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 60। 110 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? 70। समझ रहे हैं ना? तो ये दोनों सप्लीमेंट्री है मतलब 180 है। बात समझ आई ना? ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना प्लीज। अब देखिए फटाफट देख लेते इसको क्या चीज है। ये वाला एंगल और इसका सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। देख लेते हैं अभी, देखो। अच्छा, इन दोनों का सम 180 होना चाहिए, उसके लिए हम क्या करते, दिमाग लगाते, देखिए चलिए वर्टिकली वाले इस बार काम में आ रहे हो, नहीं भी आ रहे तो ऐसा करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल से कर लेते हैं, ठीक है ना। ये वाला एंगल, अब आप बताइए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, एंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी क्यू एन। ये वाला एंगल इसके बराबर है। रीजन बार बार मैं लिख रहा हूं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है ना, ये वाला एंगल इसके बराबर है करस्पॉन्डिंग एंगल, इसलिए इक्वेशन 1, इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे रहा हूं, ठीक है ना बेटा, ये इक्वेशन 1, ठीक है, इक्वेशन 1। अब देखिए और हमको क्या चाहिए, और हम ऐसे करते हैं, या आप ये वाला भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला पेयर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब देखिए इस लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहे हैं, किसी भी एक लाइन के ऊपर अगर दो एंगल बनते हैं तो उसके उन दोनों का सम कितना होता है? 180 का। मतलब इसका और इसका सम कितना होगा? 180 का। ठीक है, तो ऑन लाइन MN लाइन के ऊपर एक साइड बनने वाले एंगल का सम कितना होगा? 180। मतलब इस वाले एंगल का इसका सम कितना होगा? 180। सो आप क्या लिखेंगे, एंगल PQC, एंगल PQC प्लस एंगल CQN, एंगल CQN इज इक्वल टू 180। कारण बोलो, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, सही है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ये वाला एंगल इसका सम कितना होगा? 180। अब देखिए इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे लेते, सही। अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो यहां देखिए CQN है, यहां से CQN की वैल्यू क्या है? APQ। इसको मैं अगर यहां पे पुट कर लूं तो देखिए हमारे पास में क्या आएगा, नोट करें पहले इसको एक बार। अब देखिए मैं सिर्फ इसी को इरेज कर लेता हूं, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसी को इरेज कर लेता हूं खाली, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट थी और सेकंड वाली इक्वेशन क्या थी? एंगल CQP प्लस एंगल CQN इज इक्वल टू कितना था? 180। ये सेकंड वाली इक्वेशन थी, ये वाले दोनों एंगल, ठीक है ना। अब देखिए बाय इक्वेशन 1 and 2 आप CQN की इक्वेशन वैल्यू वन इक्वेशन से उठा के इसके अंदर रख लेंगे, CQN ना सेकंड वाले के अंदर, ठीक है ना। सो हम CQN की जगह क्या लिखेंगे? APQ। सो एंगल CQP दिख रहा है बेटा, एंगल CQP, ठीक है ना। प्लस अब CQN की जगह मतलब इस वाले एंगल की जगह हम क्या लिख सकते हैं? APN। सो एंगल APQ इज इक्वल टू कितना? 180 दे रखा, तो ध्यान से देख लीजिए, हमको यही प्रूफ करना है। एंगल CQP प्लस एंगल APQ मतलब ये वाला और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना आ रहा? 180। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर था, हेंस प्रूफ। बोले सही है बेटा, आसान चीजें, जो आपको चीजें पूछी गई है उनको क्वेश्चन के अंदर इक्वेशन बना के कंसिडर करना शुरू करें, धीरे धीरे चीजें निकल के सामने आएगी। फर्स्ट टाइम घबराने की जरूरत नहीं है, आप प्रैक्टिस करें, एक दो बार लिखें इस चीज को, एक दो बार समझें, आपको धीरे धीरे ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है ना। बाकी की बातें हम बाकी के थ्योरम्स हम कल करेंगे। थैंक यू।